आगे चलते हैं, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जार्गन्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है हायरार्की का। क्या मतलब? टॉप पे कौन है, उसके अंडर कौन है, उसके अंडर कौन है, उसके अंडर कौन है और एंड पे कौन है। इसको हम प्यार से कहते हैं चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड, कौन कौन दूसरे को कमांड दे सकता है, कौन कौन कैसे कैसे दूसरे को कमांड दे सकता है, इट इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। एक लड़ी है, जैसे मिस्टर ए के अंडर 2 बंदे हैं, बी और सी, बी के अंदर 2 बंदे हैं, डी और ई के अंदर 2 बंदे हैं, एफ और जी। तो ये एक चेन ऑफ कमांड चली आ रही है कि ए बी सी को चेक कर रहा है, बी डी और ई को चेक कर रहा है, ई एफ और जी को चेक कर रहा है। यानी कि एफ और जी रिस्पॉन्सिबल है ई को, ई रिस्पॉन्सिबल है बी सी को और बी सी रिस्पॉन्सिबल है मिस्टर ए को। इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड। ये शुरू होती है टॉप लेवल से और ऑल द वे जाती है नीचे एंड तक, आखिरी फील्ड एम्प्लॉय तक। और ये क्लैरिफाई करती है कि आप किसको रिपोर्टेबल हैं, आप किसको रिपोर्टेबल हैं। चेन ऑफ कमांड अगर हम देखें एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, तो हम लोगों ने कहा था कि एक बंदा 2 लोगों को लायबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बंदा 2 लोगों को लायबल है, मगर नॉर्मली क्या होता है, ये एक ही बंदे को लायबल होते हैं। देन एक और कॉन्सेप्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि एक बंदा मैक्सिमम अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कंट्रोल करने की, वो बंदा कितने एम्प्लॉयज को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू अ मैनेजर। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फैलती जाएगी, वाइड होती जाएगी, और जितनी कम होगी तो इसका ग्राफ लंबा रुख बनेगा, जितनी ज्यादा होगी तो इस तरीके से एक्सपैंड करेगी। ये देखें, ए के अंडर बी सी डी ई एफ, सी के अंडर जी एच आई जे के। अब ए के अंदर 5 लोग हैं, फिर सी के अंदर 5 लोग हैं, फिर के अंदर 6-7 लोग हैं। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड है, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, वाइड, और ये क्या है, नैरो। ये लंबे रुख आ रहा है और ये चौड़े रुख आ रहा है। ये वाइड है, वो क्या है, नैरो। यहां पे एक बंदा 2 को और मैक्सिमम 2 को ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बना आ रहा है, स्लिम स्मार्ट सा, मगर यहां पे ये फैल गया है। क्यों? नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो गए। तो सर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है या वाइड होता है? नैरो होता है या वाइड होता है? इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। मैनेजर्स कैपेबिलिटीज, कितनी ज्यादा आपके पास स्ट्रेंथ है फिजिकल या मेंटल, आप बंदों को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना वर्कलोड है आपके ऊपर, काम क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, कहाँ कहाँ पे आपकी टीम फैली हुई है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं एक स्पैन ऑफ कंट्रोल बनाने में। सर स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉल, ईच मैनेजर हैज स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ए के अंदर बी है, सी है, बी के अंदर डी है, ई है, सी के अंदर एफ है, एफ के अंदर ई है, फिर डी के अंदर जी और एच है। ईच मैनेजर हैज स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये कौन से बात कर रहे हैं, टॉल की। देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह क्या होगा, टॉप डाउन में मैनी लेयर्स ऐड होती चली जाएंगी, ये लंबे रुख बनता है और ज्यादा बनता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना ज्यादा नैरो होगा उतनी ज्यादा इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टॉल बनेगा, वो टॉल बनेगा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स आपस में ज्यादा फॉर्मल वे में चलते हैं, इनफॉर्मेलिटी कम होती है, क्लोजली सुपरविजन होती है विद द अदर मैनेजर्स, टास्क स्पेशलाइजेशन, हर एक को पता है कि उसने क्या क्या काम करने हैं। फॉर्मल रोल्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस किया जाता है या दिया जाता है। और कम्युनिकेशन क्या होती है, स्लो। अगर जी को छुट्टी चाहिए वो पहले रब्ता करेगा डी से,
डी राब्ता करेगा बी से, बी राब्ता करेगा ए से, ए छुट्टी अप्रूव करेगा, बी तक पहुंचाएगा, बी देगा डी को, डी देगा जी को, और जब जी को पता चलेगा कि उसको छुट्टी मिल गई है तो जी कहेगा भाई छुट्टी उस वक्त मांगी थी जब मैंने शादी पे जाना था, आज उस ख़ानदान में उसका बच्चा पैदा होने वाला है तो मुझे छुट्टी अब नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये गैप ज़्यादा है, ये गैप क्या है ज़्यादा। तो जितना लंबा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा उतनी ज़्यादा स्लो कम्युनिकेशन होगी आपकी मैनेजमेंट के साथ। और वाइड में क्या होता है, वाइड में चूंकि आप लोग सेम रैंक पे खड़े होते हैं तो कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, तकरीबन सेम रैंक के पर्सन्स काम कर रहे होते हैं, इक्वालिटी होती है, टीम वर्क देखा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। और चूंकि गैप कम है, गैप कम है तो कम्युनिकेशन क्विक होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है, क्विक होती है, जल्दी होती है। कुछ रीजंस हैं, लोग कहते हैं कि फ्लैट अच्छी है एज कंपेयर टू द नैरो। ये जल्दी से अडॉप्ट कर सकते हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स को अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। क्यों? ये इतने ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हैं, क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं, लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है, जल्दी हो सकती है, कॉस्ट सेविंग। एक बंदा एक से ज़्यादा लोगों को डील कर रहा है, मगर यहाँ पे क्या था एक बंदा 2 या 3 से ज़्यादा को डील नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट सेविंग है, यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हमें देखने को नहीं मिलती। सर फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहते हैं एक कंपनी का एक हेड ऑफिस है और वो सारे कंट्रोल्स उस हेड ऑफिस से ही चला रही है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। स्ट्रेटजीज जो बनती हैं, डिसीजंस जो बनते हैं, जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, वो सेंट्रलाइज होते हैं, एक न्यूक्लियस से निकल के आ रहे होते हैं। आप उसको फौरन से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज करवाना है तो आपको बड़ों से रब्ता करना पड़ेगा। जिस तरह हम कहते हैं प्राइसेस, जो भी प्राइसेस आप लोगों ने फिक्स करनी है नॉर्मली वो क्या होती हैं, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में फिक्स हो रही होती हैं। लोग ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, कॉस्ट सेविंग है, और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस सेंट्रली लिए जाते हैं जिनका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। आप बार बार उसको चेंज नहीं कर रहे होते। मगर कुछ फ़ायदे डिसेंट्रलाइजेशन के भी हैं। डिसीजंस लो लेवल पे, लोकल लेवल पे किए जा सकते हैं। अथॉरिटी जब नीचे दी जाती है तो लोग मोटिवेट फील करते हैं। लोकल मैनेजर्स को ज़्यादा नॉलेज होती है, लोकल मैनेजर्स को ज़्यादा नॉलेज होती है कि कौन कैसा कितना परफॉर्म कर रहा है, हमें क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट ले आएंगे लो लेवल पे, इट वुड बी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर आप डिसीजन मेकिंग कर देंगे न्यूक्लियस पे, हेड ऑफिस पे, इट वुड बी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। इट वुड बी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है आउटसोर्सिंग का। सर आउटसोर्सिंग क्या है कि हम अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं तो हम वो काम खुद नहीं करते हैं, हम वो काम बाय मार्केट को दे देते हैं कि यार एक ऑर्डर अगर हमें मिला है बट हमें पता है कि हमारे पास वो स्किल नहीं है, वो एक्सपर्टी नहीं है, और अगर हम उस पर काम करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारी एफर्ट्स लगेंगी और शायद हम उस तरह की क्वालिटी अचीव ना कर पाएँ। तो बेटर है कि हम मार्केट से करवा के अपने कस्टमर को वो चीज़ पे ऑफ कर दें। इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। आपके पास एक कस्टमर आता है, आपसे कहता है कि सर मुझे आपसे टेबल्स बनवाने हैं या ये रोस्ट्रम बनवाना है। आपका काम रोस्ट्रम बनाने का नहीं है, आपका काम है चेयर्स बनाने का। आपकी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टी है वो क्या है, चेयर्स के अंदर, मगर बना के क्या देना है उसको, रोस्ट्रम। बंदे ने आपसे कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा 10,000 रुपया, मुझे एक रोस्ट्रम बना दें, बट आप तो बनाते हैं चेयर्स। आपने मार्केट से पता किया, मार्केट ने आपको बताया कि ये रोस्ट्रम मिल जाएगा आपको 7,000 रुपये के अंदर। तो आपने क्या किया, उससे पैसे पकड़े और वो ऑर्डर मार्केट को दे दिया, वहाँ से पकड़ा रोस्ट्रम और बंदे को ला के दे दिया। इट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। An entity does not need to carry out all the operations itself। जरूरी नहीं कि सारे काम आप खुद ही करें।
आप अगर चाहें तो काम बाहर मार्केट को आउटसोर्स कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपकी स्किल्स बचेंगी। अगर आपको ये रोस्टर बनाने के लिए मजीद एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते तो वो कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ती। इस रोस्टर बनाने के लिए अगर आपको मजीद मशीनरी परचेज करनी पड़ती तो वो कॉस्ट आपको पड़ती। अब यहाँ पे ना वो मशीनरी परचेज करनी है, ना वो आपने एम्प्लॉयज़ लेकर आने हैं, बस आपने क्या करना है, पैसे लेके पैसे आगे दे देने हैं और मार्केट से बनवा के वो सामान अगले बंदे के हवाले कर देना है। इट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग, जिसमें आपने अपना टास्क, अपना काम आगे डेलीगेट कर दिया। आगे क्या कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है एक सब कॉन्ट्रैक्टर को। एक सब कॉन्ट्रैक्टर को आपने ये काम डेलीगेट कर दिया। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती है, हमारा मेन काम तो वो है ही नहीं। हमारा मेन काम क्या था, चेयर्स बनाने का। तो अगर आपका मेन काम हर्ट हो रहा हो, खराब हो रहा हो, आपका फोकस आउट हो रहा हो, तो आप आउटसोर्सिंग की तरफ चले जाते हैं विद एन एम कि भाई पैसे भी आ जाएं और मुझे ज़्यादा काम भी करना ना पड़े। तो घर बैठे आपको पैसे मिल जाते हैं थ्रू आउटसोर्सिंग। मगर हर काम आउटसोर्सिंग नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा, लोग आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे और आप अल्टीमेटली नुकसान में जा रहे होंगे। एंटिटी वुड आउटसोर्स द वर्क, कौन सा, जहां पे उसकी कोर कॉम्पिटेंसी ना हो, ये बात हम लोगों ने कर ली। आउटसोर्स वर्क किसको दिया जाता है, एक स्पेशलिस्ट बंदे को, और आप उसको कहने के पैसे पे करते हैं, मगर आपको बैठे बैठे फायदा तो हो ही रहा है। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं हायर किए, ज़्यादा मशीनरी भी नहीं हायर की, और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, आपका कंट्रोल ख़त्म है। अब वो रोस्ट्रम अगर सही क्वालिटी का नहीं बना तो आपके कस्टमर ने आपको पकड़ना है और आप आगे भाई को पकड़े होंगे। आप दोनों को डायरेक्ट नहीं करा सकते, क्यों, कस्टमर को पता है कि आपने बना के दिया, बट आपका कंट्रोल अब एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्वालिटी को चेक ही नहीं कर सकते, आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है कि ये चीज़ बनती कैसे है, तो आप किसी पे क्लेम भी नहीं कर सकते। तो लॉस ऑफ कंट्रोल, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए, हो सकता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को या आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर पा रही हो। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो इदारे होते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते, ना इनका कोई हेड ऑफिस होता है, ना कोई ऑपरेशनल जगह होती है, ना इनके कोई ख़ास एम्प्लॉयज़ होते हैं, बस ये हवा में होती हैं। ऐसे इदारे जो कि हवा में ऑपरेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। इनके कॉमनली ब्रांड नेम्स होते हैं और एक बंदा तमाम चीज़ों को ऑपरेट कर रहा होता है और तमाम रिलेशनशिप्स को, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, वो मैनेज कर रहा होता है। एक आधा जगह लेकर बस वो बैठ जाता है और तमाम कामों को चला रहा होता है वर्चुअली। कोई ख़ास बड़ा गोदाम, वेयर हाउस, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी उसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरह हम एक कमरे में बैठें और PRC, कैफ सब की क्लासेस इसी तरीके से रिकॉर्ड करते जाएं, तो इट वुड बी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक कैमरा चाहिए, कुछ उस्ताद चाहिए, एक कमरा चाहिए, बस। ना कोई इसके अलावा एक्सपेंस है और ना कुछ, और ना हम फिजिकली मौजूद हैं। सिर्फ क्या है, हम वर्चुअली आपको लेक्चर्स बना बना के प्रोवाइड कर रहे हैं। सर यहां तक हमें बात समझ आई। अब दाखिल होते हैं स्टेक होल्डर्स में, दाखिल होते हैं चैप्टर 1 का एरिया, स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ड स्टेक होल्डर और वर्ड शेयर होल्डर फर्क है। वर्ड स्टेक होल्डर और वर्ड शेयर होल्डर में फ़र्क है। स्टेक होल्डर कहते हैं हर वो इंसान, हर वो शख्स जिसका कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, कोई ना कोई मुफाद है। और शेयर होल्डर कहते हैं हर वो बंदा जिसने कंपनी का हिस्सा परचेज किया हुआ। तो रूल क्या बना, हर शेयर होल्डर अपने अंदर एक स्टेक होल्डर, हर शेयर होल्डर अपने अंदर क्या है, एक स्टेक होल्डर, मगर हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं। हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर तो है, मगर हर स्टेक होल्डर अपने अंदर शेयर होल्डर नहीं।
सर स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी में किसी ना किसी तरीके से अपना इंटरेस्ट, अपना स्टेक रखते हैं, और इसके कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ कनेक्टेड होते हैं, कुछ बिल्कुल ही एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मीन्स वो जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कनेक्टेड मीन्स कंपनी के साथ अटैच्ड है, और एक्सटर्नल इज कंपनी के बाहर वो ऑपरेट कर रहे हैं। सर इंटरनल कौन कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज। ये वो लोग हैं जिनका कंपनी से डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट वास्ता है। कनेक्टेड कौन से हैं? लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये वो लोग हैं जो कि कंपनी के इंटरनली काम, मतलब ये वो लोग हैं जो कि कंपनी में इंटरनली काम नहीं करते हैं, मगर कंपनी के साथ खरीदारी करते हैं, कंपनी के साथ एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, NED, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज, जनरल पब्लिक, प्रेशर ग्रुप्स। ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी से बाहर होते हैं और कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट लेते हैं, कंपनी को प्रेशराइज करते हैं, कंपनी के साथ अटैच्ड होते हैं और कंपनी के कारोबार को साथ साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं। हर स्टेक होल्डर का कोई ना कोई गहरा ताल्लुक कंपनी के साथ लाजमी होगा, उसका इंटरेस्ट लाजमी होगा। शेयर होल्डर्स हो, ओनर्स हो, उनका इंटरेस्ट क्या होगा? मुनाफा, पैसा, डिविडेंड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा पावर, मैनेजर्स सैलरी, एम्प्लॉयज सैलरी, लेंडर्स उसका क्या इंटरेस्ट होगा कि उसको पैसा टाइमली वापस मिल जाए इंटरेस्ट के साथ। सप्लायर्स जो माल प्रोवाइड कर रहा है उसको माल के पैसे वापस मिल जाए टाइमली। कस्टमर्स माल सस्ते रेट पे मिल जाए। NED नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये वो लोग होते हैं जो कि मीटिंग्स को आके अटेंड करते हैं और अपनी ओपिनियन देते हैं, लोग इनका मशवरा मानते हैं। ये कंपनी की एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते, कंपनी को रन नहीं कर रहे होते हैं, मगर अपने मशवरे देते हैं ताकि उनकी एक्सपर्टीज और स्किल्स को देखते हुए लोग उनके मशवरे पे अमल करें और अपना कारोबार सही से ऑपरेट कर सकें। गवर्नमेंट, टैक्सेस, लोकल कम्युनिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रेशर ग्रुप्स, जनरल पब्लिक, ये वो लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉयज का, चाइल्ड लेबर का ख्याल कर रहे होते हैं। सर हर स्टेक होल्डर का कोई ना कोई इंटरेस्ट है, ये बात हमें समझ आ गई। इनके पास पावर भी होती है, ये पावर एक्सटर्नल सोर्स से भी आती है और इंटरनल सोर्सेज से भी आप अराइज कर रहे होते हैं। लीगल राइट्स, पब्लिसिटी, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बाइंग पावर, कंट्रोल, ये सब क्या है? एक्सटर्नल सोर्सेज। यानी कि ये वो सोर्सेज हैं जो कि आप एक एक्सटर्नल या कनेक्टेड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई कस्टमर, उसके पास बाइंग पावर है, वो चाहे तो हमसे सामान खरीदे चाहे तो ना खरीदे, हम उसको फोर्स करके सामान तो नहीं बेच सकते। सप्लायर चाहे तो हमें सामान दे चाहे तो ना दे। गवर्नमेंट हम पे हैवी टैक्स इंपोज करके हमसे वो पैसा अर्न कर रही होती है। लीगल राइट्स, लॉयर्स, ये आपके जो सोलिसिटर्स होते हैं, ये आप पे रखते हैं एक लीगल राइट, और अगर आप वो लीगल राइट को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कंपनी को ये लोग आगे आके बंद भी करा सकते हैं। कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज, सप्लायर्स का एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है ओवर की रॉ मटेरियल्स, तो चाहे तो वो सामान दें चाहे तो ना दें। फिर पोजीशन पावर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास होती है पोजीशन पावर, वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अपना रोल प्ले करता है, उसके पास पावर होती है टू ऑपरेट द कंपनी। फिर किसी के पास शख्सियत का एक प्रेशर होता है, लोग उसकी बात इतनी अच्छी से मानते हैं, क्यों? उसको बोलना आता है, उसको खुद को प्रेजेंट करना आता है। सर फिर एक कॉन्सेप्ट आता है मेंडलो मैट्रिक्स का। बेसिकली स्टेक होल्डर्स किताब ने बहुत फैला के लिख दिया है, रायता फैला दिया है। चैप्टर नंबर 1 में बहुत पेजेस इन्होंने ज़ाया किए हैं सिर्फ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। आपने क्या करना है? सिर्फ इसको अच्छे से रीडिंग देनी है, बहुत अच्छे से इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। नेक्स्ट क्लास में हम कहानी को यहाँ से आगे लेके चलेंगे और मेंडलो मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के साथ मिला के पढ़ेंगे और 1 से कहानी को फिर एंड कर देंगे। तो 2 हमारा हो गया, 3 हमारा हो गया। आपने 2 रीड करके आना है, 3 रीड करके आना है, 1 का स्टेक होल्डर रीड ज़रूर करना है
और मेंडलो मैट्रिक्स से हम लोगों ने कहानी को पिक करना है और फिर आगे जाके इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। डन, याद हमें बात समझ आई। अब जो चीज़ रह गई है यहाँ पे वो है इसके एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज हमारे अभी रहते हैं, आइए उसको करते हैं जी। लेट्स हैव अ लुक एट एमसीक्यूज। पहला है एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज मल्टीपल कमांड सिस्टम and related support mechanism including an associated organization culture is a matrix। क्यों? मल्टीपल कमांड्स हैं, आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था मल्टीपल जगहों पे रिपोर्टेबल है, तो ये मैट्रिक्स हो गया। डैश रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स a superior can effectively manage, तो it is called span of control। ट्रू और फॉल्स बता दें। Tactical and operational decisions should be centralized at the local management level, particularly in a large organization। True, बिल्कुल सही बात है। One World Limited has an organization structure focused on its different lines of business, with such as consumer products, industrial consumers, retail business, customer service। What type of structure below इनमें से फिट कौन सा अच्छा होता है? तो सर हम गौर से प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल को अलग कर दिया तो डिविजन्स, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। अगर हम सारे गौर से पढ़ेंगे ऑप्शन डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड वो होता है ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और ज़्यादा इफेक्टिव, और हाँ ऑप्शन बी इसमें हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ फीचर ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। सर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में अगर हम अगेन गौर से देखेंगे तो ये सारी बातें पूरी होती हैं। ऑप्शन डी। डैश एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द वे डाउन, इसको हम लोगों ने कहा था कि दैट इज चेन ऑफ कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू फॉर चेन ऑफ कमांड। अगर हम गौर से देखें तो ट्रू कौन सी है इसमें से? सी ऑप्शन मुझे सही लग रही है, ऑप्शन सी। द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड एंड द शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फ्लैट बिकॉज स्मॉल नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स। क्या ये ट्रू है और किसके लिए ट्रू है? सर ये ट्रू है वाइड और फ्लैट के लिए। डैश ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप टुगेदर पीपल हु हैव कंपैरेबल स्किल्स एंड परफॉर्म सिमिलर टास्क। सिमिलर टास्क करने हो तो डेफिनेटली इट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। द इंग्लिश फूड कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड इट्स वर्कफोर्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज। बताएं क्या स्ट्रक्चर बनेगा? इट वुड बी अ फंक्शनल। क्यों? एक्सपर्टीज शामिल है। और ट्रू एंड फॉल्स बता दें। 13 का स्टेटमेंट है कि द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट टू विच द डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर सेंट्रलाइज्ड। डेफिनेटली ये ट्रू है। तो सर अब काम आपके पास आ गया, आप 2 को तैयार करें, 3 को तैयार करें। जब आप लोग आएंगे तो सबसे पहले हम आपके सवाल लेंगे। रीडिंग करके आनी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी रीडिंग कर लेंगे तो यकीन मानिए ये चीज़ें बहुत आसान है, पढ़ के भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। बट विद लेक्चर्स आप ज़रा से अच्छे वे में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, आपको जहाँ पे जिस भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम मिले आपने फ़ौरन से मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप कर देना। डन। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।